मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को ढेरों प्यार एवं शुभ आशीर्वाद। उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी हैं स्वस्थ हैं और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। आप ही लोग के लिए वीडियो बन रहा है। अगर इसका फायदा आप लोग नहीं उठाइएगा तो मेरा ये मेहनत है बिल्कुल असफल हो जाएगा। इसीलिए आप सब लोग खूब ध्यान से मन लगा के पढ़िए और आने वाले जो भी प्रतियोगी परीक्षा है उसमें आप भाग लीजिए और विश्वास के साथ लीजिए कि आपको जो हम पढ़ा दिए हैं, जो बता रहे हैं, वही उसी में से परीक्षा में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भारतीय शासन और राजनीति के अंतर्गत जो लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था संविधान के स्रोत, उसके बाद जो अगला टॉपिक बनता है वो एकदम नेक्स्ट क्रम से हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए कोई छोड़ छाड़ के नहीं। जो अगला टॉपिक बनता है उसका नाम है अनुसूची, अनुसूचियां। तो सबसे पहले इसके बारे में यह बात जान लीजिए, यह संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है, किसी भाग में नहीं। ये संविधान के लास्ट में एक अनुसूची दिया गया है, एक लिस्ट दिया गया है। ठीक है ना। तो बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है, सर अनुसूची अनुच्छेद एक ही है क्या? बिल्कुल अलग अलग है। अनुच्छेद अलग है, अनुसूची अलग है। अनुच्छेद जो है वो किसी न किसी भाग में है और जहां अनुच्छेद समाप्त हो रहा है उसके बाद अनुसूची की शुरुआत हो रही है। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मूल संविधान और वर्तमान संविधान, तो मूल संविधान में जो है वह 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कितनी? 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अब यहां पे एक सवाल बनता है कि सर मूल संविधान और वर्तमान संविधान का क्या मतलब है? बिल्कुल, मूल संविधान का मतलब है 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था उस समय उस संविधान में क्या क्या था। बात समझ रहे हैं? ये कहीं भी काम आएगा आपको। जब भी मूल संविधान शब्द का प्रयोग हो तो आप इसका अर्थ समझिएगा 26 जनवरी 1950 को लागू संविधान में क्या क्या था और वर्तमान का मतलब आज के संदर्भ में प्रयोग हुआ है। ठीक है। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में कितनी है? 12 है। यानी इसमें 4 अनुसूचियां जो है ऐड किया गया है। एक समय पे ऐड नहीं किया गया, विभिन्न समयों पर, और इसको जब जोड़ा गया तो कोई ना कोई संशोधन करके जोड़ा गया है। तो सबसे पहले ये 4 जो संशोधन करके जोड़ा गया है ये ज्यादा मोस्ट वीवीआई हो गया है। ठीक है। संशोधन का नाम, संशोधन का वर्ष और क्या क्या जोड़ा गया। ठीक है। तो संक्षेप में पहले हम उसको एक बार चर्चा कर देते हैं। 8 तो मूल संविधान का हिस्सा था, तो 9वां जो अनुसूची है उसका समावेश प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा किया गया। इसमें क्या है हम आगे चर्चा करेंगे। 10वां जो अनुसूची है इसका जो समावेश हुआ है वो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा हुआ है। ठीक है। 11वां और 12वां ये दोनों अनुसूची का संशोधन जो हुआ है, ये एक तो हुआ है 73वां संशोधन और एक हुआ है 74वां संशोधन, लेकिन दोनों का वर्ष एक ही है 1992 और 93। तो यहाँ पे कुछ लोग सवाल कर सकते हैं कि सर परीक्षा में यदि दोनों वर्ष दिया हो तो हम किसको जवाब देंगे? एक्चुअली इसका बात समझ जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा जवाब देना चाहिए। एक्चुअली 1992 में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हुई और 93 में जाके समाप्त हुआ, इसीलिए दोनों वर्ष सही है। अगर हमसे पूछिए इस तरीके का अगर सवाल पूछता है और दोनों वर्ष दिया रहता है तो आप निसंदेह जो इच्छा हो उसको जवाब दे दीजिएगा। विश्वास रखिए ऐसा सवाल आएगा नहीं। अगर आता है इस तरह का ऑप्शन यदि आता है तो इसको या तो दोनों को सही माना जाएगा या इस सवाल को ही रद्द कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अभी तक यह देखें कि जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 4 और अनुसूचियों को जोड़ दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। एक बार रफली हम आपको 12वां अनुसूची को याद करा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम फिर कह रहे हैं ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, खासकर प्रारंभिक परीक्षा ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। हर तरह के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में उम्मीद करके विद्यार्थियों को जाना चाहिए कि इससे सवाल आएगा। देखिए आप क्वेश्चन बैंक उठा करके कितना पूछा गया है। और दूसरी बात 12 अनुसूचियां, कंफ्यूजन भी ज्यादा है, इसलिए जानते हुए गलती कर देते हैं। तो मेरा पहला प्रयास होगा कि आप लोगों को ये 12 अनुसूचियों को संक्षेप में याद करा देना। ठीक है।
चलिए शुरू करते हैं। जो पहली अनुसूची है, हम एक एक कीवर्ड देंगे, उस कीवर्ड को ध्यान में आप रखिएगा। जो पहली अनुसूची है उसमें जो है भारत के राज्यों के या केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उल्लेख है। तो पहली अनुसूची का संबंध राज्य से है। क्लियर हो गया। अब दूसरी और तीसरी अनुसूची, ये दोनों को आप एक साथ दिमाग में रखिएगा और दोनों में कंफ्यूजन होता है। दोनों अनुसूची में कंफ्यूजन होता है। किन्हीं को याद होगा तो वो सोचेंगे दूसरा में शायद शपथ ग्रहण है, तीसरा में वेतन, फिर कहना ना वेतन शपथ माने फंस जाते हैं। तो इस फंसने से निकलने के लिए एक हम कहानी सुनाते हैं। यदि आप कहीं नौकरी करने जाते हैं तो पहले आप वेतन तय कीजिएगा कि पहले ही क्रिया खा लीजिएगा, शपथ ले लीजिएगा कि मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा। वेतन तय करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि मेरे लायक काम है, इतना पैसा में मेरा काम चलेगा, मुझे ऊपरवार की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तब ना आप शपथ लीजिएगा। तो पहले वेतन, दूसरी अनुसूची का संबंध वेतन, तीसरी का शपथ। क्लियर हो गया। अब आते हैं चौथी। तो जैसा कि आप जानते हैं संसद के 2 सदन, उसमें से एक सदन है राज्यसभा। तो राज्यसभा में किस राज्य से, किस केंद्र शासित प्रदेश से कितने लोगों को नियुक्ति की जाएगी, इस बारे में चर्चा है। यानी राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है? चौथी। तो चौथी अनुसूची के लिए एक शब्द राज्यसभा के संबंध में चर्चा है। पांचवी और छठी, ये दोनों को आपको एक साथ ध्यान में रखना है। पांचवी और छठी ये दोनों अनुसूचियों का संबंध अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों से है। जो पांचवा अनुसूची है वो पूरे भारत के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के बारे में वर्णन करता है, जबकि छठा जो अनुसूची है उसमें केवल 4 स्टेट के बारे में, अनुसूचित क्षेत्रों के 4 ही राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में चर्चा है। और ये 4 राज्य हैं आपको एटीएम में मनी निकाले जाते हैं। हम लोग एटीएम में क्या करने जाते हैं? मनी, पैसा निकालने जाते हैं ना। तो एटीएम याद रखिएगा। ए फॉर असम, टी फॉर त्रिपुरा, एम फॉर मेघालय और एम फॉर मिजोरम। क्लियर। तो यहां ध्यान रखना है एम से मणिपुर नहीं होगा, एकदम यही वीवीआई, यही ऑप्शन में देता है किस राज्य का उल्लेख नहीं है। छठी अनुसूची में निम्न में से किस राज्य की चर्चा नहीं है, उसमें मणिपुर ऑप्शन में देता है। क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो आपको पता चलेगा। तो आप ये सोचिएगा मणिपुर के पास खुद मनी है तो क्या है एटीएम में जाएगा, तो एटीएम वाला लाइन से उसको बाहर कर दीजिएगा। ठीक है। तो एटीएम। ठीक है। चलिए फिर आगे हम चर्चा करेंगे और विस्तार से। तो हम लोग आ गए छठी अनुसूची पे। सातवीं अनुसूची जो है वो उसमें 3 गो सूची है। जैसे जानते हैं ना भारत राज्यों का संघ है, तो भारत राज्यों का संघ है, तो राज्य के लिए, भारत के लिए और फिर एक ऐसा लिस्ट बनाया गया है जो दोनों के लिए जरूरी है। तो 3 गो सूची है। एक का नाम है संघ सूची, दूसरे का नाम है राज्य सूची और तीसरे का नाम है समवर्ती सूची। 8वीं जो अनुसूची है उसमें भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं शब्द के साथ क्या रखेंगे? भाषा। जो 9वीं अनुसूची है उसमें उन विषयों को रखा जाता है जो कानूनी दायरे से बाहर है, जैसे भूमि अधिग्रहण। जो 10वीं अनुसूची है उसका संबंध दल बदल से है और जो 11वीं अनुसूची है उसका संबंध ग्राम पंचायत से और लास्ट 12वीं अनुसूची का संबंध नगर पालिका से है। अब हम इन सारे अनुसूचियों को थोड़ा विस्तार पूर्वक जानेंगे और ध्यान दीजिए, इसको छोड़िएगा तो सवाल थोड़े सा अगर डीपली गहराई में आ जाएगा तो नहीं बनेगा, इतना ही से नहीं होगा, थोड़ा और हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। ठीक है। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में कितनी है? 12। तो पहले जो अनुसूची है इसमें एक्चुअली भारत के राज्यों का नाम, उसकी सीमाओं, है ना, इन सब बातों का उल्लेख है। यानी पहली अनुसूची का संबंध किससे है? राज्य से है, केंद्र शासित जो भी प्रदेश है उनसे है। जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी हाल ही में दमनदीप एवं दादर नागर हवेली को जो है दोनों केंद्र शासित प्रदेश को मिला दिया गया है। उससे कुछ पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, तो जम्मू कश्मीर राज्य को राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया, इसलिए 29 से 28 ये हो गया। तो उधर 7 से 9 हो गया। लेकिन 26 जनवरी 2020 से दमनदीप एवं दादर नागर हवेली ये 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में जो है भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरी अनुसूची पर।
तो जैसा कि अभी हम कुछ देर पहले आपको बता रहे थे, ये जो दूसरी अनुसूची है इसमें जो है वेतन, भत्ता और सुविधा, वेतन, भत्ता और सुविधा का उल्लेख है। जनरल कंपटीशन में इतना से काम चल जाएगा, बट यूपीएससी वाले को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि किसके वेतन, भत्ता, सुविधा का उल्लेख है। तो थोड़ा डाटा इसका विस्तृत है, इसलिए याद करने में कठिनाई होती है, लेकिन हम आपको एक तरीके से बताएंगे, बिल्कुल गारंटी है याद रह जाएगा, थोड़ा समझ के यदि आप पढ़ेंगे तब। ध्यान दीजिए, पहले दो स्तर पर बांट दीजिएगा, एक केंद्रीय स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति के इक्विवेलेंट जो पद है, राज्य स्तर पर किसका होता है? राज्यपाल का होता है। तो आपको जवाब देना है कि राष्ट्रपति के वेतन, भत्ता एवं सुविधाओं एवं राज्यपाल के वेतन, भत्ता एवं सुविधाओं। उसके बाद अगर आते हैं सदन पर, तो केंद्रीय स्तर पर लोकसभा होता है, तो राज्य स्तर पर क्या होता है? विधानसभा। अब इनके जो अधिकारी हैं, यानी इनके अधिकारी होते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन, भत्ता एवं सुविधा का उल्लेख है। जब लोकसभा बोल दिए तो राज्यसभा भी बोल दीजिए, है ना? राज्यसभा, और इसके जगह पर राज्य में कौन है? विधान परिषद। क्या है? विधान परिषद। तो इनके कौन होते हैं? सभापति एवं उप सभापति। तो राज्यसभा एवं विधान परिषद के सभापति एवं उप सभापति, ठीक है। उसके बाद अगर न्यायिक स्तर पे आ जाए तो केंद्रीय स्तर पर जो सबसे अपेक्स कोर्ट है उसका नाम है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। और राज्य स्तर पर जो है उसका नाम है उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों, है कि नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों, और एक जो अखिल भारतीय संस्था है जिसका नाम है कैग, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके। तो इस तरीके से दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा एवं विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा एवं विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों तथा सीएजी के वेतन, भत्ता एवं सुविधाओं का उल्लेख है। एकदम ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देख लीजिएगा राष्ट्रपति, उसके दोनों सदन, ठीक है, राज्य स्तर पर भी, उसके बाद एक न्यायालय और एक अखिल भारतीय संस्था सीएजी, इनके बारे में चर्चा है। चलिए, तो यह था दूसरी अनुसूची। अब हम लोग आते हैं तीसरी अनुसूची पर, ठीक है। तो तीसरी अनुसूची में जैसा आप लोग जान चुके हैं, इसमें जो है शपथ ग्रहण की चर्चा है, ठीक है। तो ये जनरल कंपटीशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है तीसरी अनुसूची, शपथ ग्रहण। लेकिन किसके शपथ ग्रहण? खासकर आईएएस पीसीएस वालों को ध्यान देना होगा। तो फिर उसके लिए हम आपको टेक्निक बताते हैं, दो स्तर पे सोचिएगा, केंद्र स्तर और राज्य स्तर, ठीक है। तो यहाँ पे मंत्री लोग, तो केंद्रीय मंत्री, है ना, और इधर सोच लीजिएगा राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री, ठीक है, इनके शपथ ग्रहण की चर्चा है। उसके बाद संसद सदस्य, और इधर देखिएगा आप लोग तो विधानसभा सदस्य, संसद सदस्य और फिर विधानसभा सदस्य, इनके क्या बोलते हैं शपथ ग्रहण की चर्चा है। उसके बाद न्यायालय के बारे में थोड़ा सोच लीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, इनके बारे में चर्चा है। उसके बाद संसद के लिए जो लोग चुनाव लड़ते हैं और फिर विधानसभा के लिए जो लोग चुनाव लड़ते हैं, उन चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के शपथ ग्रहण की भी इसमें चर्चा है। और साथ में एक अखिल भारतीय संस्था जिसका नाम बता रहे हैं कैग, इसके शपथ ग्रहण की चर्चा है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण की चर्चा है। किसके? तो केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद और विधानसभा के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों तथा सीएजी के शपथ ग्रहण से संबंधित चर्चा है। चलिए, अब आते हैं हम लोग चौथी अनुसूची में। तो जैसा कि हम लोग अभी चर्चा कर ही रहे थे कि ये चौथी अनुसूची है, इसमें राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन किया गया है, मतलब किस राज्य से कितने प्रतिनिधि नियुक्त होकर के जाएंगे, है ना, तो उसके बारे में चर्चा है। पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची, तो हमने बताया कि दोनों को एक साथ सोच के पढ़िएगा। अगर अनुसूचित क्षेत्र केवल आता है, अनुसूचित जनजातीय
क्षेत्रों के बारे में किसमें चर्चा है, तो दोनों में चर्चा है, लेकिन जो पांचवें में चर्चा है वो पूरे भारत के लिए चर्चा है, जबकि जो छठी अनुसूची में चर्चा है इस तरह के 3 राज्यों के बारे में चर्चा है। ये 4 राज्यों के बारे में चर्चा है। ये 4 राज्य अभी बता, एटीएम में मनी निकालने जाना है, एटीएम में जाना है, किस काम के लिए, मनी निकालने जाना है। तो यहाँ मनी निकालने जाना है तो मणिपुर राज्य नहीं होगा, क्योंकि मणिपुर के पास मनी है। ठीक है, तो ये कौन कौन राज्य होंगे, आसाम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, है ना, उसका मेघालय हो जाएगा और मिजोरम हो जाएगा। मतलब पूर्वोत्तर के अगर राज्य देखें तो ये इन राज्यों के बारे में जो है छठी अनुसूची में चर्चा है। अब आते हैं हम लोग 7वीं अनुसूची में। तो 7वीं अनुसूची में जैसा कि भी बता रहे थे आपको कि 3 गो सूची है। 7वीं अनुसूची में क्या है, सूची है, कितना सूची है, 3 गो। कौन कौन सूची है, तो केंद्र सूची है, यह संघ सूची बोलिए इसको, संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। अब आपको यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सूची में लिस्ट है, मतलब तो लिस्ट जो है तो मूल संविधान में कौन था, समवर्ती सूची में 20 है, या केंद्र सूची या राज्य सूची में, और वर्तमान में कौन है। यानी एक सवाल बनता है मूल संविधान में कितना था और वर्तमान में कितना था। ठीक है, तो मूल संविधान में केंद्र सूची या संघ सूची में 97 विषय थे, जो वर्तमान में बढ़कर कितने हो गए हैं, 100 हो गए हैं। उसी तरह राज्य सूची में मूल संविधान में 66 विषय थे, जो वर्तमान में घटकर 61 हो गए हैं। उसी तरह से अगर देखें समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 था, जो वर्तमान में बढ़कर कितना हो गया है, 52 हो गया है। तो ये डाटा भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों को रफली ध्यान में रखना चाहिए। टेक्निक बता देते हैं, याद रहेगा कि संघ सूची में सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद राज्य सूची, उसके बाद देख रहे हैं ना, संघ सूची में सबसे ज्यादा है, उसके राज्य सूची, उसके बीच बीच हुआ, संघ बड़ा है तो ज्यादा सब। तो खाली इतना ध्यान में रखिएगा, तो कई बार मैचिंग करने के लिए आता है, तो जो ज्यादा वाला होगा उसको संघ से मिला दीजिएगा, जो बीच वाला होगा उसको राज्य से मिला दीजिएगा, और जो सबसे कम होगा उसको समवर्ती सूची में रख दीजिएगा। चलिए, इस तरह ये 7वीं अनुसूची हो गया। अब आते हैं हम लोग 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची काफी महत्वपूर्ण, इसमें जो है भाषाओं के नाम का उल्लेख है। यहां भी 2 सवाल है कि मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख था और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था, जो बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, 22 हो गया। यानी 14 से जो 22 हुआ है, इस भाषा का नाम संशोधन तथा संशोधन का वर्ष, तीनों चीज आपको याद रखना होगा। हम पहले बता रहे हैं, बाद में सवाल मिलेगा परीक्षा हॉल में, माथा फोड़ने से अच्छा है मेरा बात मान के याद कर लीजिएगा। मतलब 14 के बाद 14 6 20 यानी 8 गो भाषा जो ऐड हो गया है आज के समय में, ये किस किस संशोधन के द्वारा कब कब शामिल किया गया, क्लियर है। तो चलिए हम उस 14 भाषा में से नहीं पूछेगा, शुरुआती 14 भाषा में से नहीं पूछता है, जनरली सवाल देखें जब पूछेगा तो इसी जो 8 गो भाषा है उसी से संबंधित सवाल रहता है। ठीक है, तो 14 के बाद जो 15वां भाषा जुटा, वो जुटा 21वां संविधान संशोधन अधिनियम, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा। इसके द्वारा जो भाषा जुटा उसका नाम है सिंधी। क्या नाम है, सिंधी। यानी कि सिंधी जो है 8वीं अनुसूची में शामिल कौवा भाषा हो गया, 15वां भाषा, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं तो देखते हैं 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 71वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, ऐसे आपको तो 73वां 74वां याद है, तो 73वां से 71वां याद रख लीजिएगा, उसी वर्ष हुआ था, 1992 में हुआ था, है ना, टेक्निक ठीक। तो मतलब जो 73वां 74वां ग्राम पंचायत वाला नगर पालिका वाला याद है, तो 71वां भी थोड़ा बहुत उसी केस परिप्रेक्ष्य में ध्यान में रखिएगा, तो बिल्कुल आपको याद आ जाएगा। इसके द्वारा 3 भाषा जुटा, और वो तीनों भाषा का नाम याद रखना जरूरी है। एक बार हम यूपीएससी का एग्जाम देखे जब बाहर आए तो ये सवाल पूछा था और मेरा गलत हो गया था, मैं काफी दुखी था, और बत्रा सिनेमा हॉल के पास जाके ऐसे सब लोग वहां बैठते थे, हम भी वहीं बैठे हुए थे, तो सामने देखे जो बत्रा सिनेमा हॉल था उसमें एक फिल्म लगा हुआ था, नाम था उसका कमीने, और उसी कमीने फिल्म से मैंने आज तक इसको याद रखा। ये 3 जो भाषा जुटा हुआ है उसका नाम है कमीने। क से कोंकणी, क से कोंकणी, कमीने, म से
मणिपुरी, है ना, न से नेपाली। देखे ना, कमीने, आप लोग भी याद रखिएगा, कमीने, इसी से काम चल जाएगा। क से कोंकणी, म से मणिपुरी और न से नेपाली। ठीक है, तो कमीने आपको ट्रिक्स देते हैं, और कभी सवाल आए तो आपको मेरी याद जरूर आएगी इस कमीने के नाम से। ठीक है, क से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। अब ध्यान दीजिए, तो 15 प्लस 3 हो गया 18 हो गया। अब अगला जो संशोधन होता है उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 2 याद है तो इसको जोड़ दीजिएगा, 1 1 2 और 7 2 9। अगला संशोधन हुआ उसका नाम है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इसके द्वारा 4 भाषा जुटा। ये जो 92वां संशोधन है ना, इसके द्वारा कितना भाषा जुटा? 4 भाषा जुटा। और ये 4 भाषा का भी एक ट्रिक्स आपको हम दे देते हैं, डोम सब। डोम सब, डोम, डो से डोगड़ी, डो से क्या हो जाएगा? डोगड़ी, म से मैथिली, मैथिली, स से संथाली, और ब से बोडो। गारंटी देते हैं, सवाल आए मजा ना आए तो कहिएगा। ठीक है ना, तो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 4 भाषा कौन कौन? तो डो, म, स, ब, डोम सब। डो से डोगड़ी, म से मैथिली, स से संथाली, ब से बोडो। क्लियर है ना? और ये भी आपको याद हो गया, 21 प्लस 71 इक्वल टू 92। पहले 21 याद है, कोई 2 याद है तो एगो याद हो ही जाएगा। अब हम कह रहे हैं 71 तो आपको याद रखना चाहिए 1992 वाला। देख रहे हैं ना, तो इस तरीके से हम देखे 21 प्लस 71 संयोग से, ऐसा नहीं है कि कोई सोच के बता, संयोग था ये। तो 92वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा कौन भाषा? 4 भाषा। तो कितना हो गया? 14, 1 हो गया 15, 3 18, 4 22। तो यही 2200 भाषा का चर्चा जो है भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में है। अब आते हैं हम लोग अनुसूची 9 के बारे में। क्लियर? अनुसूची 9, जैसे कुछ लोग याद किए हैं, ये शब्द आता है ना, जैसे 9वीं अनुसूची आएगा वैसे सबसे पहले दिमाग में झटका मारेगा भूमि अधिग्रहण। आप लोग खुशकिस्मत हैं कि अभी तक 9वीं अनुसूची के साथ मैचिंग करने के लिए यही बात आता है, और महत्वपूर्ण भी है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। लेकिन सच्चाई को भी, कॉन्सेप्ट को भी जानना चाहिए। 9वीं अनुसूची में जो भूमि अधिग्रहण है वो एग्जाम्पल है। एक्चुअली 9वीं अनुसूची क्या है? तो 9वीं अनुसूची इसलिए बनाया गया कि जो विषय कानूनी दायरे से बाहर के हो, किसी कानून का मतलब उल्लंघन कर रहे हो, और वो भी कानून जरूरी है, तो उसको यदि रखा जाएगा तो संविधान का अतिक्रमण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसलिए हमारे संविधान सभा ने नहीं, बल्कि आजादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद में इस 9वीं अनुसूची का समावेश, जैसा देखिए, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा कर दिया गया, और इस बात को रखा गया। एक्चुअली हुआ क्या था ना कि भारत एक कल्याणकारी राज्य शुरू से रहा है, और इसको जब देश आजाद हो गया तो कल्याणकारी राज्य बनाना था। अब कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए बताइए, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रेल लाइन, सड़क, इस सब का विकास कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? तो इस सब के लिए तो जमीन की जरूरत पड़ेगी, और जमीन जो था संपत्ति के रूप में मौलिक अधिकार था, यानी किसी व्यक्ति के जमीन हम उसके इच्छा के बिना नहीं ले सकते थे। अब कौन अपन जमीन देने के चाहे? तो सरकार यहाँ फंस गया, एक तरफ मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार दे दिया और दूसरी तरफ जमीन लेना चाह रहा था। इसी के लिए तुरंत जरूरत पड़ गया 9वीं अनुसूची का समावेश कर दिया गया, और इसमें लिखा हुआ है जो विषय कानूनी दायरे से बाहर के होंगे उसको इसमें डाल दिया जाएगा। यदि इसमें डाला गया, अगर वो किसी कानून का उल्लंघन भी कर रहा है तो उसको उल्लंघन नहीं माना जाएगा। जैसे इसमें डाला गया विषय भूमि अधिग्रहण। एक और जानिए, तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा दिया गया 69% का आरक्षण। बहुत से लोग सुनते हैं, जानते हैं कि तमिलनाडु सरकार जो है 69% आरक्षण देता है, अपने राज्य के लोगों को देता है ना। तो ये कैसे वैध हो गया, जबकि 50% से ज्यादा आरक्षण अवैध है? तो यह इसलिए वैध है क्योंकि इसका समावेश कहां कर दिया गया है? 9वीं अनुसूची में कर दिया गया है। चलिए, अब हम लोग आते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची का संबंध जो है, जैसा कि आप सब लोग जान चुके हैं, दल बदल से। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल से है। अब ध्यान दीजिएगा, दल बदल का खेल जब शुरू हुआ होगा तब नहीं इस अनुसूची का समावेश किया गया। तो आपको तो पता है कि भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में,
जनता पार्टी के नेतृत्व में, है ना। मोरारजी देसाई बने थे प्रधानमंत्री। देश में केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर तो 1969 में ही बन गए थे केरल में, राज्य स्तर पर। लेकिन संघीय स्तर पर देखते हैं तो देश में पहली बार जो है गैर कांग्रेसी सरकार बना, यानी कांग्रेस अब कमजोर होने लगा। यानी कि अब जब जैसे कमजोर होने लगा कांग्रेस, तो कांग्रेस के लोग कांग्रेस को छोड़ने लगे। मतलब एक जबरदस्त तरीके से दल बदल का खेल शुरू हो गया। इसी खेल को खत्म या कम करने के लिए संसद ने 10वीं अनुसूची का जो है समावेश किया है। यह 10वीं अनुसूची जो है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा किया गया है। ये भी ये ध्यान दीजिएगा, 10वीं अनुसूची दल बदल, इसका समावेश कब किया गया? तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची मोस्ट VBI सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल यही है, 11वीं अनुसूची और 12वीं। 11वीं ज्यादा बार पूछा गया, 12वीं से भी ज्यादा बार 11वीं पूछा गया है। तो 11वीं अनुसूची ध्यान रखिएगा, इसका संबंध किससे है? ग्राम पंचायत से है। इस अनुसूची का समावेश जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 के द्वारा किया गया है। इस अनुसूची में ग्राम पंचायत को किन-किन विषय पर कार्य करना है ना, इस तरीके का इसमें विषय वस्तु है। तो ग्राम पंचायत को 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय मोस्ट VBI। ISPCS वाले ध्यान दीजिए, 11वीं अनुसूची का संबंध ग्राम पंचायत से है। तो इस अनुसूची में ग्राम पंचायत को जो कार्य और शक्तियां दी गई है उसी का एक लिस्ट दिया गया है। तो उसमें कितने विषय शामिल किया गया है? 29 विषय शामिल किया गया है। अब आते हैं हम लोग 12वीं अनुसूची में। तो 12वीं अनुसूची का संबंध नगर पालिका से है। क्लियर? और इसका जो समावेश है वो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 के द्वारा है। इसमें जो है कुल 18 विषय हैं। सेम उसी तरह यहाँ ग्राम पंचायत से संबंधित हो गया और ये जो हो गया नगर पालिका से संबंधित। चलिए, तो इस तरह से यह 12वीं अनुसूची के बारे में हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया है। और ध्यान दीजिए, इसको बार बार सुनिए, हम फिर कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सवाल इससे आता ही आता है। सवाल दो तरीके से आता है, एक सीधा सवाल आता है, सीधे दे देगा 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है, लेकिन एक ऐसा सवाल होगा जिसमें क्वेश्चन एक होगा लेकिन 4 गो इधर अनुसूची का नाम और 4 गो उससे संबंधित विषय का नाम, अब कहेगा क्या मैच करो। तो एक सवाल में 4 अनुसूची हो जाएगा। इसलिए ये सवाल अगर गलती करते हैं तो आपको भी अफसोस होगा, क्योंकि बहुत सिंपल है। सामान्य विद्यार्थी भी इस सवाल को गलती नहीं करते हैं, इसलिए आप लोग इसको बार बार सुनिए। चलिए, अगर अच्छा लगा हो मेरा टेक्निक पढ़ाने का, समझाने का, तो जरूर एक बार थम्स अप कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मित्रों को भी शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा अवतार परिवार का प्रचार हो और जो भी गरीब छात्र हैं जो पैसा देने में असमर्थ हैं इस वीडियो का लाभ उठा सके। क्योंकि मेरा एक ही नारा है, हर घर से कम एक सरकारी नौकरी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।